हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 1 की दृष्टि से 2014 में जो प्रश्न पूछा गया उसे आपको किस तरीके से उत्तर फ्रेम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 1 सोसाइटी का प्रश्न है जो कि 2014 में पूछा गया था। 10 नंबर का था, यानी कि 150 वर्ड में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इनकोड कर पढ़ेंगे और फिर इसे इनकोड करेंगे और इसका उत्तर फ्रेम गढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है और चर्चा करें। बिल्कुल सिंपल सा सिंपल ये प्रश्न है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपनी कुशलता को दर्शा सकते हैं। तो देखते हैं इसके कोडिंग वर्ड्स कौन से हैं। तो पहला कोडिंग वर्ड है संयुक्त परिवार, दूसरा है जीवन चक्र, तीसरा है सामाजिक मूल्य, चौथा है आर्थिक कारक। क्लियर। और आपसे पूछा है केवल आप चर्चा करें। तो आपको पता है कि चर्चा करने का क्या मतलब होता है, कि बस सामान्य रूप से जानकारी देकर तथ्यों और तर्कों का संकलन प्रस्तुत कर दें, उत्तर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिनको इन पुछल्ले वर्ड से ज़्यादा परेशानी होती है वो हमारी आंसर राइटिंग टिप्स की सीरीज में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ पर इन सभी शब्दों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, आंसर राइटिंग टिप सीरीज को देखें, वहाँ पे 3 से 4 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। तो देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा है ये कि संयुक्त जो परिवार है, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली से हटकर जो जॉइंट फैमिली है, वो उसका जो जीवन चक्र है वो अब सामाजिक मूल्यों की बजाय किस पर डिपेंड होने लगा है? आर्थिक कारकों पर। अर्थात आज के दौर में जो संयुक्त परिवार हैं वो सामाजिक मूल्यों से पोषित न होकर आर्थिक कारकों से पोषित होते हैं। प्रश्न वाले का ये कहने का मतलब है। ठीक। तो अब आप समझ गए कि ऑलरेडी इसमें इसने एक पक्षी बात कर दी। और एक और बात, आप जब ऐसे प्रश्न देखा करें तो आपके मन में कई सारी चीज़ें तुरंत थिंकिंग में आ जानी चाहिए। कैसे? आपने देखा इस प्रश्न में क्या कहीं पे भारत की संयुक्त परिवार की बात हुई? तो नहीं। क्या इसमें कहीं पे वर्तमान संयुक्त परिवार की बात हुई? तो नहीं। अर्थात इसमें ना तो काल की बात की गई, ना तो राज्य की बात की गई, ना ही किसी देश की बात की गई। अर्थात ये विश्व स्तर की बात की गई। और किसी एक लेखक ने विश्व में बढ़ रही इस प्रवृत्ति को देखते हुए ये आकलन कर दिया कि सामाजिक मूल्यों के स्थान पर अब आर्थिक कारकों ने अपनी वरीयता बना ली। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को पहली बार में एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर, कि लेखक के कहने का क्या मतलब है। और फिर आप दूसरे पक्ष में बताएंगे, किंतु गहराई से देखें तो भारतीय समाज में अभी भी सामाजिक मूल्यों की थोड़ी बहुत वरीयता बनी हुई है। हालांकि आर्थिक कारकों से भी हम अछूते नहीं हैं। अर्थात आर्थिक कारक भी हमारे सामाजिक मूल्यों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज और परंपरा एक ऐसी है जिसको इतनी जल्दी समाप्त कर पाना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। और साथ ही हम जैसे युवक या हम जैसे युवतियां जब शासन या प्रशासन में आएंगे तो इन कारकों को मिटाने का और प्रयत्न करेंगे। अर्थात हम आर्थिक कारकों की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों को प्रमोट करेंगे और खुद एक एग्जाम्पल बनकर समाज को इस बात के बारे में बताएंगे। क्लियर। अर्थात हम अपने जीवन से लोगों को प्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को ये प्रश्न सोसाइटी का इथिक्स का बन जाएगा कि आपने अपने जीवन के बारे में यहाँ बता दिया कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगी या जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दादा दादी बाबा बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने गांव में ही जाया करूंगा, मैं किसी सिंगापुर या दिल्ली या बेंगलुरु में अपने आप का निज निवास नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे बनाना है तो मैं अपने आसपास मोहल्ले में घर पर ही निज निवास बनाऊंगी। क्लियर। अगर मुझे अपना विवाह करना है तो मैं अपने घर से ही विवाह करूंगी, ना कि किसी 5 स्टार रेस्तरां से। क्लियर। और अगर मुझे परिवार में विवाह करना है तो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ मिलकर। क्लियर। अर्थात मैं न्यूक्लियर फैमिली या ऐसी फैमिली में अपने आप को सरवाइव नहीं करूंगी जहां मेरे संयुक्त परिवार टूट रहा हो। ऐसा आपको इसमें दर्शा देना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इस गति को
जो सामाजिक मूल्यों के टूटने की गति है उसकी रफ्तार को आप कम करने में एक वाहक बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। अब देख लेते हैं इसका फ्रेम क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संयुक्त परिवार का क्या मतलब होता है ये बता देंगे कि जिसमें दंपत्ति होते हैं, मतलब युगल पति और पत्नी, और एक या दो पीढ़ी के जो परिवार के मेंबर हैं वो, उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। जीवन शैली में आर्थिक कारक अब कैसे प्रभावी हो रहा, तो आप बता देंगे कि कमाने वाले सब एक साथ कमाते हैं, मिलकर खाते हैं, और अगर उसमें से कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाने लगता है तो वो उस परिवार से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है या अपने आप को उस परिवार से काटने लगता है, और ये दर्शाने का प्रयत्न करता है कि मैं ही अकेले इस परिवार में क्यों कमा रहा हूँ, और वो अपने आप को फिर एकल परिवार में तब्दील करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप बता दोगे सामाजिक मूल्य कैसे डाइल्यूट हो रहे हैं, और फिर आप अपना एक निष्कर्ष दे दोगे जैसा कि मैंने बता दिया आपको। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि आपको इसमें ना तो क्षेत्र दिया है, ना ही देश दिया, ना ही काल और ना ही राज्य की सीमा, तो अर्थात आप बिल्कुल मुक्त होकर इसे लिखें और वर्तमान या भारत पर इसे केवल केंद्रित ना करें। ठीक है, फिर आप देखिए कि संयुक्त परिवार का मतलब आप कैसे बताएंगे। आप बताएंगे कि ऐसा परिवार जिसमें एक से अधिक युगल दंपत्ति होते हैं या फिर दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। क्लियर। फिर आप देखोगे जीवन चक्र शैली का क्या मतलब, तो आप देखते हो कि परिवार के जो विभिन्न चरण होते हैं अथवा जो अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न चरण और अवस्थाओं का क्या मतलब, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, दादा दादी, ये लोग हैं, इनको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन चरणों में क्या इनको सपोर्ट देते हैं या नहीं देते हैं, या उन अवस्थाओं में हम उनको एकाकीपन की फीलिंग से दूर रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में कई सारे ऋणों की जब चर्चा करते हो कि हमारे ऊपर कई सारे ऋण होते हैं, चाहे पितृ ऋण हो चाहे पुत्र ऋण हो, ये सारे ऋणों से दूर होने के लिए भी हमें संयुक्त परिवार की जरूरत पड़ती है। अर्थात भारतीय समाज में जो मूल्य गढ़े गए, ऋणों की जो परंपरा आई और गुरु और माता पिता के सम्मान की जो बात की गई, वो सब इन चरणों में हमें दर्शाना है। क्लियर। आप देखोगे कि आर्थिक रूप से कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को उस घर में एक साथ जॉइंट रखता है, चाहे वो साझा घर लेते हैं, आपने देखा होगा या आप वास्तव में रहते भी होंगे या रहती होंगी कि आपका एक काफ़ी बड़ा घर होगा, वहाँ पे सारे लोग मिलकर रहते होंगे, चाचा चाची दादा दादी सब लोग मिलकर रहते हो, खाना भी आपके घर में एक ही किचन में बनता है, सब लोग मिल बांट कर खाते हो, घरेलू जो वस्तुएं हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई व्हीकल हो, कहीं पार्टी में जाना है तो आप सब एक साथ एक ही कार में जाते हो, ये सारी चीज़ें जो मिलकर रहने की हैं, वास्तव में यही आपके आर्थिक मूल्य को निर्भर बनाते हैं कि अगर गाड़ी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे। क्लियर। तो ये लेखक का कहना है, लेकिन आप क्या करोगे कि आप इसमें बताओगे हाँ ये बात ठीक है, फिर आप ये भी बता दोगे कि एक सदस्य की जब आय अधिक हो जाती है तो वो कैसे उस परिवार से अलग होकर एकाकी परिवार की ओर निकल पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट केवल उसकी इनकम नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या भूमंडलीकरण या फिर नए रोजगार की जो तलाश होती है, ये भी कारण होते हैं। जैसे आप में से कई सारे लोग अपने होम घर से यहाँ पर दिल्ली में या अलग बेंगलुरु में अलग अलग जगह पे आप शिफ्ट होंगे, तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप रोजगार की तलाश में हो या तो अच्छी एजुकेशन के लिए आए हुए हो। ठीक। अब आप जब इतनी सारी बातें बता दोगे तब फिर आप निष्कर्ष के तौर पर बताओगे कि किंतु विश्व स्तर पर हो सकता है ऐसी प्रवृत्ति की गति तीव्र हो, लेकिन भारत में अभी सामाजिक मूल्यों को तरजीह दी जाती है, भले पूर्व के कालों की अपेक्षा इसमें वो रफ्तार कम हो गई हो। क्लियर। और फिर आप अपने आप से निष्कर्ष दे सकते हो कि हम जैसे युवक या युवतियां अगर ठान लें कि हम अपनी तरफ से ऐसी स्थिति नहीं पनपने देंगे कि हमारे जीवन में सामाजिक मूल्यों की जगह आर्थिक मूल्य अपनी वरीयता दर्शाएं, तो हम क्या कर सकते हैं इस गति को और भी कम कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि ऑलरेडी गति हमारे देश में अभी कम है, अभी भी हमारे देश में जॉइंट फैमिली काफ़ी सपोर्टिव माना जाता है, बहुत रेयर केसेस होंगे जो एकल परिवार की ओर मुड़ते हैं। आप देखोगे जब भी दिवाली होगी तो आप कहीं पर भी हो सबको एक साथ घर पे बुलाया जाता है, होली होगी आप सबको एक साथ बुलाया जाएगा, आप देखोगे रक्षाबंधन होगा तो आप सब एक साथ होगे। ऐसा क्यों, इसीलिए तो कहा जाता है भारत के जो त्यौहार हैं वो सभी एक दूसरे को उन सामाजिक मूल्यों से गूंथते रहते हैं जिससे इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना आ सके। आप ये निष्कर्ष दे सकते हो कि वास्तव में भारतीय त्यौहार, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज ऐसे हैं
जिसमें वो हमारे संस्कारों को, हमारे सामाजिक मूल्यों को, हमारे आदर्शों को एक दूसरे पे अंतर्ग्रंथित करते रहते हैं, जिस कारण जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो हमारे ऊपर आक्षेपित नहीं हो सकती। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो निष्कर्ष। देखो, जब आप मौलिक लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को ये फील होता है कि हाँ, आपने कुछ बेहतर लिखा है। आप किताबी कीड़ा मत बने, आपको इसका आंसर फ्रेम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, किसी भी बुक में आप जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा मौलिकता पूर्वक लिखना चाहिए। कारण जब हमारे सामने नए प्रश्न आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में, तब फिर हम उनको टैकल नहीं कर पाते अगर हम गाइड छाप आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये आंसर फ्रेमिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस आंसर की समझ भी विकसित हुई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।